नमस्कार। इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो बिल्कुल अलग लगने वाली दुनियाओं की सैर करने वाले हैं। एक तरफ है हमारी पवित्र गंगा नदी का महाकाव्य जैसा सफर, और दूसरी तरफ एक छोटे से गांव के किसान रामू की बेहद भावुक कर देने वाली कहानी। अब देखने में ये दोनों बातें अलग लग सकती हैं, है ना? लेकिन सच मानिए, इनके कोर में, इनके मूल में एक ही बात छिपी है, और वो है एकता की ताकत। चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी और भूगोल के संगम में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि प्रकृति और इंसान की ये यात्राएं कैसे एक दूसरे का अक्स हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और शांत दृश्य से। इमेजिन कीजिए, सुबह की हल्की हल्की सुनहरी धूप, मिट्टी की वो सौंधी सौंधी महक और चिड़ियों की चहचहाहट। गांव की इस छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर एक तुलसी का पौधा है, मिट्टी का चूल्हा है और सामने दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत हैं। यहीं रामू, उसकी पत्नी सीता और उनके बच्चे रहते हैं। पैसे भले ही कम हो, लेकिन इस आंगन में सुकून और प्यार की कोई कमी नहीं है। रामू का हर दिन बस खेतों में मेहनत करने में बीतता है, जो एक बेहद साधारण और शांत जीवन का प्रतीक है। अब मजे की बात देखिए, रामू की इस शांत सी जिंदगी का कनेक्शन सीधा महान नदियों के जन्म से जुड़ता है। कैसे? दरअसल महानता की शुरुआत अक्सर ऐसी ही छोटी और एकांत जगहों से होती है। चाहे वो रामू का जीवन हो या फिर उत्तराखंड की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर मौजूद गंगोत्री और सतोपंथ जैसे ग्लेशियर, जहां से जलधाराएं बिल्कुल खामोशी से अपना सफर शुरू करती हैं। पहाड़ों की उस ऊंचाई पर न कोई शोर है, न कोई भीड़, बस आगे बढ़ने का एक पक्का इरादा है। लेकिन जब कोई धारा अकेली होती है ना, तो वो अक्सर थोड़ी कमजोर होती है। असली ताकत तब आती है जब मिलन होता है, और इसी मिलन को हम कहते हैं संगम। भूगोल की भाषा में संगम का सीधा सा मतलब है दो या उससे ज्यादा नदियों का मिलकर एक विशाल और शक्तिशाली रूप ले लेना। ये सिर्फ पानी का मिलना नहीं है, ये असल में ऊर्जा का विस्तार है। जब अलग अलग धाराएं अपनी पुरानी पहचान छोड़कर एक हो जाती हैं, तभी तो उनमें पहाड़ों का सीना चीरने की ताकत आती है। गंगा नदी का सफर भी रातों रात विशाल नहीं हो जाता। उत्तराखंड के गढ़वाल में इस महान नदी का निर्माण बाकायदा 5 अहम पड़ावों में होता है, जिन्हें हम पंचप्रयाग कहते हैं। ये हैं विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और फिर आखिर में देवप्रयाग। हर एक प्रयाग के साथ नदी की गहराई और ताकत बढ़ती चली जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिंदगी में हर नए अनुभव और नए साथियों के जुड़ने से इंसान अंदर से मजबूत होता जाता है। इन प्रयागों को याद रखने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है, जो सीधा भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ा है। देखिए, सतोपंथ से निकली धौलीगंगा और विष्णुगंगा विष्णु प्रयाग में मिलकर अलकनंदा बनती हैं। इसे भगवान विष्णु से याद रख लीजिए। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, जैसे विष्णु जी ने नंदलाल का रूप लिया हो। इसके बाद कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलती है, बिल्कुल कानों की बाली की तरह। फिर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी मिलती है, जैसे भगवान शिव के गले में रुद्राक्ष हो। और फाइनली देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का जो महासंगम होता है ना, बस वहीं से जन्म होता है देवरूपी गंगा का। अब पानी की इस बेहिसाब ताकत को संभालने के लिए इंसानों ने भी कमाल किए हैं और विशाल बांध बनाए हैं। उदाहरण के लिए टिहरी बांध को ही ले लीजिए। 260 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो मिट्टी और चट्टानों के भराव से बना एक अर्थ फिल डैम है। वहीं दूसरी तरफ सतलज नदी पर बना भाखड़ा नांगल डैम कंक्रीट की अपनी ताकत से खड़ा एक ग्रेविटी डैम है। दोनों ही अपनी अपनी जगह इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है, जो पानी की इस असीम शक्ति को थामने का काम करते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि बांध चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, प्रकृति जब अपने रौद्र रूप में आती है तो सब फीका पड़ जाता है। चाहे वो उफनती नदी हो या फिर अचानक मौसम का बदलना। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रकृति की इन अचानक आने वाली विनाशकारी ताकतों का सामना आखिर कैसे किया जाए। जब जिंदगी में अचानक कोई भयंकर तूफान आ जाए, तो उससे लड़ने की हिम्मत कहाँ से आती है? इसका जवाब हमें रामू की कहानी से मिलता है। रामू की उस शांत जिंदगी में भी एक दिन ऐसा ही अचानक तूफान आया। दोपहर का वक्त था और देखते ही देखते पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया। ऐसी भयानक आंधी और मूसलाधार बारिश आई कि पूछिए मत। प्रकृति के उस गुस्से के सामने वो बेचारी मिट्टी की झोपड़ी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। चंद मिनटों के अंदर ही छत का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया। परिवार दहशत में आ गया। शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन रामू के खून पसीने से बना वो प्यारा सा आशियाना पूरी तरह उजड़ चुका था।
ये तबाही बिल्कुल वैसी थी जैसे पहाड़ों में कोई उफनती नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। अब अगर हम वापस नदी के सफर पर चलें तो पहाड़ों के उन खतरनाक रास्तों को पार करने के बाद गंगा आखिरकार हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास मैदानी इलाकों में कदम रखती है। यहां आते ही ना नदी का रूप एकदम बदल जाता है। वो शांत होने लगती है और उसका विस्तार बहुत विशाल हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे नदी मैदानों में फैलती है, रामू की टूटी झोपड़ी की खबर भी जंगल की आग की तरह तेजी से पूरे गांव में फैल गई। जो झोपड़ी कल तक एकदम एकांत में थी, आज वो पूरे गांव के ध्यान का केंद्र बन चुकी थी। और फिर बारिश रुकते ही जो नजारा सामने आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गांव का एक भी इंसान खाली हाथ नहीं था। रामू की मदद के लिए पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा। कोई नई मिट्टी गूंथने में लगा था, कोई मजबूत बांस गाड़ रहा था, किसी ने छत के लिए सूखी घास का इंतजाम किया तो कोई रस्सियों से नई छत बुन रहा था। ये सिर्फ सामग्री नहीं थी, ये हर एक ग्रामीण का व्यक्तिगत योगदान था जो रामू के परिवार को वापस खड़ा करने के लिए एक साथ जुड़ रहा था। यही है असली संगम। गांव वालों का ये जो मिलजुल कर साथ आना था ना, ये बिल्कुल मैदानी इलाकों में गंगा से मिलने वाली उन विशाल सहायक नदियों की तरह था। गंगा जब यूपी, बिहार से होकर गुजरती है तो कई बड़ी नदियां उसमें अपना पानी मिलाती हैं। दाईं तरफ से यमुना और सोन नदी मिलती हैं और बाईं तरफ से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी विशाल नदियां आकर गंगा में विलीन हो जाती हैं। जैसे हर ग्रामीण के छोटे छोटे योगदान ने उस झोपड़ी को फिर से खड़ा कर दिया, वैसे ही इन सहायक नदियों का पानी गंगा को एक अजेय और जीवन देने वाली शक्ति बना देता है। और इन्हीं छोटी बड़ी नदियों के मिलने का ही तो नतीजा है ये जादुई नंबर 2525 किलोमीटर। जी हां, भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली। जरा सोचिए, गंगोत्री के एक छोटे से ग्लेशियर से टपकी वो एक अकेली बूंद संगम के ताकत से कितना भव्य और विशाल सफर तय करती है। ये आंकड़ा इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब अलग अलग ताकतें एक ही दिशा में बहने लगे तो उनका विस्तार कितना बड़ा हो सकता है। और ये 2525 किलोमीटर का सफर भारत के 5 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तराखंड से शुरू होकर ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल तक जाती है। हर राज्य की अपनी अलग मिट्टी है, अपनी अलग संस्कृति है, लेकिन ये महान नदी बिना किसी भेदभाव के सभी को जोड़ती हुई, सभी को जीवन देती हुई आगे बढ़ती है। ये असल में एकता का एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल सिंबल है। खैर, इस महान सफर में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। जैसे जैसे नदी बड़े शहरों और बस्तियों से गुजरती है, प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या बन जाता है। लेकिन प्रकृति ने गंगा को खुद को साफ करने का एक अद्भुत वरदान दिया है। इसके पानी में बैक्टीरियोफेज नाम के खास वायरस होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को ही खा जाते हैं, जिससे पानी में कीड़े नहीं लगते। इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि अब नमामि गंगे जैसी बड़ी सरकारी पहलों की जरूरत पड़ रही है। यह हमें याद दिलाता है कि ताकत चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, उसे भी देखभाल और संरक्षण की जरूरत तो होती ही है। सफर के आखिरी हिस्से में पश्चिम बंगाल के फरक्का से गंगा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक हुगली और दूसरी पद्मा, जो सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और यहां ये नदी अपने सबसे शानदार रूप में आती है। बांग्लादेश में पद्मा यानी हमारी गंगा का मिलन होता है तिब्बत से आने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र से, जिसे वहां जमुना कहते हैं। आगे चलकर इसमें मेघना नदी भी जुड़ जाती है। इन तीनों नदियों का ये महासंगम दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। और फिर ये अथाह जलराशि पूरे गौरव के साथ बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। नदी के इस भव्य और शानदार अंत की तरह ही रामू की कहानी का भी एक बहुत खूबसूरत सूर्यास्त होता है। एक तरफ वो खौफनाक मंजर था जब तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था और परिवार बिल्कुल बेबस था, और दूसरी तरफ उसी शाम ढलते सूरज की सुनहली रोशनी में सीना ताने खड़ी एक नई और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत झोंपड़ी। ये झोंपड़ी अब सिर्फ रामू की मेहनत का नतीजा नहीं थी, इसकी नींव में पूरे गांव का प्यार, उनकी एकता और उनका अथक प्रयास शामिल था। अपनी इस नई झोपड़ी को देखकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस पल उसने जो महसूस किया वही इस पूरे विश्लेषण का मूल मंत्र है। असली अमीरी पैसे में नहीं, अपने लोगों के साथ में होती है। उस रात झोपड़ी की दीवारें तो मिट्टी की ही थीं, लेकिन अब उनमें पूरे गांव की सामूहिक ताकत बस चुकी थी। रामू को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि इंसान चाहे कितना भी अकेला या कमजोर क्यों ना हो, अगर अपनों का साथ होना तो वो बड़े से बड़े तूफान से भी बच सकता है। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए, चाहे वो गोमुख से निकलने वाली छोटी सी जलधारा हो जो अंत में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बना देती है, या फिर गांव वालों का वो छोटा छोटा योगदान जिसने एक टूटे हुए घर को फिर से खड़ा कर दिया।
जब अलग अलग ताकतें एक साथ मिलकर एक दिशा में बहती हैं तो क्या होता है? जवाब बहुत ही साफ है। तब चमत्कार होते हैं। तब एक ऐसी अजय शक्ति का निर्माण होता है जिसे वक्त और हालात की कोई भी चुनौती हरा नहीं सकती। इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण के साथ।